आज की करंट अफेयर्स अपडेट में आपका स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के वो प्रमुख समाचार जो आपको जानने चाहिए। चलिए इन सुर्खियों के पीछे की कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। आज वहाँ 29 नगर निगमों में वोटिंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सारा फोकस तो मुंबई पर है। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक म्यूनिसिपल चुनाव से कहीं ज्यादा है। हाँ, इसे सिर्फ एक शहर का चुनाव समझना तो बहुत बड़ी भूल होगी। यकीनन हम बात कर रहे हैं बीएमसी की, यानी बृहन मुंबई नगर निगम। और ये जानना जरूरी है कि ये भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी है। सबसे अमीर मतलब कितना बड़ा बजट होगा इसका? इसका सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपए का है। 74,400 करोड़? ये तो कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो जिसके हाथ में बीएमसी, उसके हाथ में समझिए मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक चाबी। और राजनीतिक चाबी की बात करें तो इस बार का समीकरण बहुत दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। लगभग 2 दशक की आप कह सकते हैं राजनीतिक दुश्मनी के बाद ठाकरे भाई उद्धव और राज एक साथ आए हैं। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। सही कहा। और ये सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, असल में ये शिवसेना की विरासत पर कब्जे की लड़ाई का एक नया अध्याय है। तो मतलब एक तरफ शिंदे गुट और बीजेपी, और दूसरी तरफ उद्धव की शिवसेना यूबीटी और राज की एमएनएस। ये चुनाव तय करेगा कि ठाकरे ब्रांड का असली राजनीतिक वारिस कौन है। मुंबई की गलियों में यही सवाल गूंज रहा होगा। हाँ, ये एक वैचारिक और भावनात्मक लड़ाई भी बन चुकी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके नतीजे सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पर पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर ठाकरे भाई मिलकर बीएमसी जीत जाते हैं तो ये महायुति गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और 2029 के विधानसभा चुनावों के लिए एक नई दिशा तय करेगा। और अगर वे हारते हैं तो ये ठाकरे नाम की राजनीति के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। इसीलिए तो ये इतना जरूरी है कि आज बीएससी और एनएससी ने भी सेटलमेंट हॉलिडे घोषित किया है। अच्छा, चलिए अब महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां मुंबई में राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जयपुर में देश अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहा था। हाँ, भारतीय सेना की 78वीं सेना दिवस परेड। और ये इस बार बहुत खास थी। खास क्यों? क्योंकि ये पहली बार किसी कैंटोनमेंट एरिया के बाहर हुई है, जयपुर के जगतपुरा में आम लोगों के बीच। ये तो एक बहुत अच्छा सांकेतिक कदम है, सेना को लोगों के करीब लाने का। बिल्कुल। लेकिन इस परेड का असली आकर्षण था भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रदर्शन। कई ऐसे हथियार और सिस्टम्स दिखाए गए जो भविष्य के युद्धों की तरफ इशारा करते हैं। मैंने एक नई भैरव बटालियन के बारे में पढ़ा, उसने पहली बार परेड में हिस्सा लिया। हाँ, भैरव बटालियन। और इसके साथ एक शब्द जुड़ा था, हाइब्रिड युद्ध। एक मिनट, हाइब्रिड युद्ध से आपका क्या मतलब है? क्या ये पारंपरिक लड़ाई से अलग है? हाँ बिल्कुल। देखिए, हाइब्रिड युद्ध में सिर्फ सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ती। इसमें साइबर हमले होते हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। अच्छा, मतलब प्रोपेगेंडा, आर्थिक दबाव, छोटे छोटे आतंकी हमले, सब कुछ एक साथ इस्तेमाल होता है ताकि दुश्मन को बिना बड़ी लड़ाई के ही अंदर से कमजोर कर दिया जाए। सही पकड़ा। भैरव बटालियन को इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस जितनी घातक और पैदल सेना जितनी फ्लेक्सिबल होगी। ये तो सुनने में ही काफी एडवांस लगता है। और हथियारों के मामले में क्या खास था? मैंने ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका लॉन्चर जैसे नाम सुने। बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये रणनीतिक बढ़त है। मिसाल के तौर पर ब्रह्मोस को ही लीजिए। हाँ, बताइए। उसकी रेंज अब 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जो एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने लड़ाकू विमानों को खतरे में डाले बिना दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर तक सटीक हमला कर सकता है। और पिनाका, वो क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आप ऐसे सोचिए, ये कुछ ही सेकंड में रॉकेट्स की बौछार करके एक बड़े फुटबॉल मैदान जितने एरिया को तबाह कर सकता है। बाप रे! हाँ, ये दुश्मन की पूरी बटालियन को एक झटके में खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा अपाचे और प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी थे। और वो सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन्स भी थे शायद। हाँ, MAPS UAV सिस्टम, ये सब मिलकर हमारी सेना को और घातक बनाते हैं। एक तरफ सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर है। इंदौर जो लगातार स्वच्छता के अवार्ड जीत रहा है, वहाँ एक गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। मैंने पढ़ा कि दूषित पानी से मौतें भी हुई हैं।
हाँ, सरकारी ऑडिट रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 23 है, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लग रहा है। मतलब देश का सबसे साफ शहर और वहां पीने के पानी में टॉयलेट का सीवेज मिल रहा है। ये कैसे हुआ? वजह जानकर आप और हैरान होंगे। भागीरथपुरा इलाके में एक पुलिस चौकी के टॉयलेट से सीवेज का रिसाव वो सीधे पीने के पानी की पाइपलाइन में हो रहा था। क्या? ये तो सिर्फ लापरवाही नहीं, ये आपराधिक लापरवाही है। बिल्कुल, और नतीजा ये है कि 434 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और मामला और भी गंभीर हो गया है। इससे गंभीर और क्या हो सकता है? कुछ मरीजों में गुएलेन बैरे सिंड्रोम यानी GBS नाम की एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी विकसित हो रही है। GBS, ये क्या होता है? हमला करने लगता है। इससे शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो सकता है और दूषित पानी से होने वाले इन्फेक्शंस इसे ट्रिगर कर सकते हैं। इसके इलाज का खर्च 10 से 15 लाख रुपए प्रति मरीज तक आता है। 10 से 15 लाख, और सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। ये तो इलाज के खर्च के सामने कुछ भी नहीं है। सही बात है। यह घटना इंदौर की सबसे स्वच्छ शहर की छवि पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। यह दिखाता है कि कैसे सतही सुंदरता और अवार्ड्स के पीछे का सच कितना भयानक हो सकता है। वाकई। चलिए, इंदौर के इस भारी माहौल से निकलकर अगर हम खेल की दुनिया की तरफ देखें तो वहां भी भारतीय फैंस के लिए कुछ खट्टे मीठे पल रहे हैं। हाँ, राजकोट में हुए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। और इसके साथ ही द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भारत की जीत का जो सिलसिला चल रहा था वो टूट गया। KL राहुल ने मुश्किल समय में शानदार 112 रन बनाए, लेकिन वो काफी नहीं थे। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने 131 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। लेकिन इस हार के बीच एक बड़ी उपलब्धि भी है। विराट कोहली ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। जी हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज? हाँ। सचिन तेंदुलकर से भी तेज? हाँ, उन्होंने ये कमाल सिर्फ 624 पारियों में किया, जबकि सचिन तेंदुलकर को यहाँ तक पहुँचने में 644 पारियां लगी थीं। यानी 20 पारियां कम। वाह, ये उनकी अविश्वसनीय कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और वो अब कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं, खासकर 37 साल की उम्र में। लेकिन एक बहस हमेशा चलती है कि क्या सिर्फ रनों के अंबार को ही महानता का पैमाना माना जाना चाहिए। ये एक दिलचस्प बहस है। ये सच है कि आजकल की पिचें बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार होती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कोहली ने ये रन किस स्ट्राइक रेट और औसत से बनाए हैं। अच्छा। इन दोनों मामलों में वो सचिन और संकारा से अपने दौर में बेहतर रहे हैं, और 37 की उम्र में जिस तरह की फिटनेस उन्होंने बनाई रखी है वो अपने आप में एक मिसाल है। सही बात है, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं। बिल्कुल, महानता की परिभाषा हर पीढ़ी के साथ बदलती है ना? बिल्कुल सही। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण शब्द शायद छोटा पड़ जाए। ईरान एक अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? खबरें हैं कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सिर्फ 17 दिनों के अंदर 2,500 से 3,400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 3,500 लोग, ये तो बहुत ही भयावह है। हाँ, ये संकट आर्थिक कठिनाइयों से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सीधे सीधे ईरान के शासन के लिए एक वजूद की लड़ाई बन गया है। और इस आग में घी डालने का काम अमेरिका कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है। हाँ, ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटकर धमकी दी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो सऊदी अरब और UAE में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। मतलब ये पूरा संकट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। हाँ, और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लपेटे में आ सकता है। एक और चिंताजनक खबर थाईलैंड से है, जहां एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। 14 जनवरी को थाईलैंड के सिक्यो जिले में एक चलती भी पैसेंजर ट्रेन पर एक कंस्ट्रक्शन क्रेन गिर गई। ओह। एक विनाशकारी हादसा था। कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये क्रेन वहां क्या कर रही थी? यह क्रेन चीन समर्थित एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जो बैंकॉक को चीन के कुनमिंग से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। अच्छा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा। हाँ, इस घटना ने इतने बड़े और तेजी से बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अंत में बात करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था की, जिसने सबको हैरान कर दिया है।
ये आज की ग्लोबल इकोनॉमी को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। चीन ने 2025 को 1.2 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस के साथ खत्म किया है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी टैरिफ के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? एक तरह से उन टैरिफ का दांव उल्टा पड़ गया। वो कैसे? उसने चीन को मजबूर किया कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे और नए बाजार खोजे, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप। हाँ, और लैटिन अमेरिका। साथ ही उन्होंने साधारण सामान की जगह हाईटेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया। तो लंबे समय में इन टैरिफ ने चीन की सप्लाई चेन को और भी मजबूत और विविध बना दिया है। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आर्थिक दबाव अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे मुंबई में विरासत की लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे जयपुर में हमारी सेना भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रही है, और कैसे इंदौर जैसा शहर अपनी ही सफलता के बोझ तले दबा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान का संकट और चीन की आर्थिक मजबूती, ये दोनों ही दुनिया के बदलते पावर डायनामिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही है। आज की इन खबरों को एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है। क्या? एक तरफ हम 800 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलें बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे शहरों में पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज मिल रहा है। विकास की इस दौड़ में हम टेक्नोलॉजी और बुनियादी जरूरतों के बीच का संतुलन कैसे साधेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें और अगले अपडेट में मिलते हैं। पर अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।